पर क्या बाजार का मूड बन रहा है, अब आपने क्या करना है, सब पर बातचीत होगी। हमारे साथ है प्रकाश काबा, वरुण को जोड़ेंगे और ऑफ कोर्स आपके लिए एक अपडेट भी लेकर आएंगे कि अब तक का वोटर टर्नआउट कैसे दिख रहा है, किस तरह का जोश है। आज पहले चरण की जो वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन सबसे पहले मार्केट की तस्वीर 11,581, 2 पॉइंट नीचे लेकिन दबाव देखने को मिला है। ये निफ्टी का लेवल है। सेंसेक्स देखिए 22 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा शांत है, 14 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक में अभी भी दबाव बनता दिखाई दे रहा है। आज भले ही इंडाइसेस में इतनी मारकाट नहीं मची हो, लेकिन अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे नेगेटिव है। गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है बढ़ने वालों के मुकाबले। टेक्नोलॉजी और फार्मा में एक बार फिर बिकवाली का दबाव है। आज मेटल शेयरों पर भी प्रेशर देखने को मिला है। दूसरी तरफ तेल, गैस, ऑटो शेयर और इंफ्रा शेयरों में हमने देखा है कुछ खरीदारी के सौदे जरूर बनते दिखाई दिए हैं। स्पेसिफिक टू मिड कैप्स आप ध्यान देंगे तो एडीजी कंपनियों की फिर पिटाई शुरू है, और दूसरी तरफ फर्टिलाइजर शेयर हैं जो आज चमके हैं। ये मार्केट की तस्वीर, टॉप लूजर्स आपके सामने। ये तमाम वो दिग्गज काउंटर्स हैं जो निफ्टी को नीचे खींच रहे हैं। प्रकाश हमारे साथ है, उनसे डिटेल में समझते हैं कि क्या इस समय की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रकाश देखिए, ये तो एकदम नो ट्रेड जोन वाला मार्केट हो गया है, बहुत ही फ्लैट, लैकलस्टर, क्या किया जाए? एक्चुअली देखा जाए तो लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी है, शायद उसका असर नजर आता है। और लेकिन अपर रीजन में सेलिंग भी है। पिछले कुछ 1-1.5 घंटे से देख रहे हैं कि मार्केट सीमित दायरे पे ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड तो बनता नहीं, और रिलक्टेंट ट्रेड्स निकल के आ रहे हैं, जो भी निकल के आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, क्वांटिटीज कम करनी चाहिए जब तक कि ट्रेंड क्लियर कट उभर कर नहीं आता। लगता है मंडे तक ऐसा ही रहेगा। शायद मंडे को एग्जिट पोल्स में थोड़ा कुछ शायद पता पड़े, उसके बाद शायद एक ट्रेंड नजर के आ सकता है, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। ओके, तो लो लेवल्स पर सपोर्ट है। और आज याद रखिएगा एक्सपायरी का दिन, तो होपफुली दोपहर बाद ज्यादा एक्शन बन सकता है। इस बीच रुपए को लेकर एक अपडेट है। दिन के उच्चतम स्तरों पर यहाँ पर रुपये पहुंचता हुआ 68-89 तक के लेवल्स, तो 69 के हम नीचे गए हैं डॉलर के मुकाबले। ये एक अच्छा संकेत है। याद रखिएगा पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में रुपये में काफी प्रेशर आया था। कल के सत्र से थोड़ी सी मजबूती लौटना शुरू हुई, जहां पर ग्लोबल करेंसीज के सामने डॉलर कमजोर हुआ है, तो रुपये को भी उस लिहाज से फायदा मिलता हुआ। ये एक पॉजिटिव है वैसे इक्विटी मार्केट्स के लिए। चलिए अब चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि आज 91 सीटों पर पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण की 91 लोकसभा सीटों के लिए जोर शोर से मतदान चल रहा है। क्या आम तो क्या खास, सभी वोटिंग के लिए खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। महेश शर्मा, जनरल वीके सिंह, सत्यपाल सिंह, संजीव बालियान को आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सुबह सुबह ये सब पहुंचे अपने अपने पोलिंग बूथ और उन्होंने अपना वोट डाला। लेकिन यहां से अब मूड क्या बन रहा है उस पर बात करेंगे। 11 बजे तक की वोटिंग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 25%, बिहार में करीब 30% की वोटिंग हुई, और पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 38% का वोटर टर्नआउट निकल कर आया। लेकिन देश की नजरें यूपी पर टिकी हुई हैं। यहाँ की 8 सीटों पर इस बारी वोटिंग चल रही है। फेज 1 में वोटर टर्नआउट किस तरह का नजर आ रहा है, बाकी देश की स्थिति क्या है, उस पर जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय के पास के साथ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, आज सभी की नजरें हैं कि वोटर टर्नआउट कैसा रहेगा, कितना उत्साह, ये बताइए अब तक के आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, अब तक के जो आंकड़े हैं वो थोड़े से वोटर टर्न आउट के हिसाब से उत्साहजनक कहे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण देखने को मिला, 38% से ज़्यादा वोटिंग अब तक की हो चुकी है 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में ये 24.32% तक की वोटिंग हो चुकी है। तो इस जम्मू कश्मीर में भी अच्छी खासी वोटिंग हो रही है। अगर क्षेत्रवार हिसाब से देखें तो गौतम बुद्ध नगर, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, महेश शर्मा जहाँ से खड़े हैं, वहाँ 24% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी है। बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ जैसे इलाके जहाँ पर सबकी निगाहें टिकी हैं,
हैं, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा है, 24%, कहीं 25% रहा है। लेकिन अमूमन ये होता है कि सुबह के समय वोटिंग परसेंटेज अच्छा होता है, वही हम देख रहे हैं यहाँ भी दिख रहा है। जैसे जैसे दोपहर के समय आता है वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम होता जाएगा और फिर शाम में वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वोटिंग परसेंटेज जाता कहाँ तक है। अगर वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा जाता है तो इसका मतलब है कि नए वोटर निकल कर आ रहे हैं, नए वोटर वोट दे रहे हैं। नए वोटर का मिजाज क्या है, इस बात से काफ़ी हद तक ये तय होगा कि स्थानीय समीकरण में ये नए वोटर अपना मिजाज कहाँ फिट बैठते हैं और फिर जीत किसकी तरफ जाता है। नए वोटर के मिजाज पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा नतीजा, अगर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि अलग अलग जगह से वोटर से जो बातचीत निकल कर आ रही है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वोटर इस बार बहुत समझदारी से बातें कर रहा है। वोटर जो बात कैमरे पे कह रहा है बिल्कुल यकीन नहीं करी कि वैसे ही वोट में तब्दील हुआ है। जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस भी है, इस बार का भी वैसा ही है। वोटर काफ़ी समझदार है, काफ़ी समझ बूझ करके वोट दे रहा है, तो नतीजे ही बताएंगे आखिर किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि वहाँ पर महागठबंधन और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर कई सारी सीटों पर है। मिसाल के तौर पर मुजफ्फरनगर की बात करें, जहाँ पे महागठबंधन कांग्रेस को मिलकर एक उम्मीदवार हैं चौधरी अजीत सिंह, तो दूसरी तरफ संजीव बालियान है जो अपने बयान की वजह से कुछ देर पहले तक काफ़ी सुर्खियों में रहते, तो वहाँ पे काफ़ी कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। बागपत एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ पे कड़ी टक्कर की संभावना है, वहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार और भाजपा के उम्मीदवार आमने सामने हैं। एक तीसरी बात कि यहाँ पे जीत किसकी होगी, लेकिन भाजपा की अगर जीत कुछ सीटों पर होती है या फिर दूसरे किसी की जीत होती है, जीत का अंतर पिछली बार की तरह नहीं रहने वाला है। जीत का अंतर इस बार थोड़ा सा कम होगा, ये बात भी तय है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय तक और इंतजार करना चाहिए, हमें देखना चाहिए किस किस क्षेत्र में वोटर किधर रुझान के साथ और किस उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट आपने इंपॉर्टेंट राज्यों का जिक्र किया, बिहार में, बंगाल में वोटर टर्नआउट क्या है। सुबह में मैं आंकड़े देख रही थी कि नॉर्थ ईस्ट में जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत ही इंप्रेसिव था। इस पर कोई अपडेट है क्या लक्ष्मण? क्योंकि वहां पर लोग थोड़े से चौंक गए थे कि सुबह करीब 9 बजे 8:30 बजे तक 20% से ज्यादा का वोटर टर्नआउट हो गया था। बिल्कुल, कई इलाकों में वहाँ पर तो 11 बजे तक 30% तक 32% तक वोटिंग देखने को मिली है। तो ये काफ़ी एक चौंकाने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहाँ पहले चरण में मतदान हो रहा है, वहाँ पे नए वोटर निकल कर आ रहे हैं या फिर जो पुराने वोटर अब तक वोट नहीं देते थे वो भी निकल कर आ रहे हैं। ये एक काफ़ी अहम बात है। नॉर्थ ईस्ट से जोड़ करके आप पश्चिम बंगाल को भी देख सकते हैं, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वोटिंग परसेंट 2 ही जगह वहाँ चुनाव हो रहे हैं, कूच बिहार में और अलीपुरद्वार में, लेकिन दोनों जगह जिस तरह से वोटरों ने उत्साह दिखाया वो संकेत कुछ अलग बयां कर रहे हैं कि वहां पे वोटरों में जो उत्साह है, नए वोटर निकल कर आ रहे हैं। तो जो सत्ताधारी दल है या फिर विपक्षी पार्टियां हैं, दोनों इसको अपने अपने हिसाब से इसको बयां करें कि ये किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल का जो वोटिंग टर्नआउट है वो थोड़ा सा अलग दिख रहा है पिछली बार की तरह से। इंप्रेसिव है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। वो इनफैक्ट ग्राफिक एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब, जहां पर बंगाल, मेघालय और मणिपुर का वोटिंग टर्नआउट है। 38% से ज्यादा के वोट डाले गए थे। 11 बजे तक का आंकड़ा है। आई एम श्योर इसको हम कुछ देर में देखेंगे तो इसमें और अपडेटेड फिगर्स दिखाई देंगे। मणिपुर 35% का वोटर टर्नआउट 11 बजे तक और मेघालय में 27% तक का वोटर टर्नआउट देखने को मिला था। वाकई में जो लक्ष्मण बार बार दोहरा रहे हैं कि नए वोटर्स, लग रहा है इस आंकड़ों को देखकर शायद बाहर निकले हैं और अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की दिग्गज का मानना है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने काफी काम किया है, देश के लिए काफी मेहनत की है और जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। एक आत्मविश्वास जागा है लोगों का नरेंद्र मोदी जी में। तो जब 400 प्लस लेकर अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि किस विपक्ष की बात कर रहे हैं और किस गठबंधन की बात कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो विकास का काम देखा है, यहाँ के नौजवानों की आशाएं जगी हैं। पिछले लगभग कई दशकों तक उनके साथ जो धोखाधड़ी होती रही, उस बात से वो बहुत सजग, बहुत सतर्क हैं। जो लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन किसी तरह सफल हो, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। मेरा मानना है कि जहाँ विचारधारा नहीं मिलती, जहाँ कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे रहे अब तक, उनका मिलकर काम करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है, इसकी कुछ और डिटेल्स आपके लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट पर वापस लौटते हैं। और मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा फ्लैट है, जूझ रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण बताइए क्या हाल है मिड कैप्स का?
देखिए मार्केट में तो काफ़ी सुस्ती और जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप्स लाल और हरे निशान के बीच में झूल रहा है। और शुरुआत करूंगा उन स्टॉक्स की जिनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें दबाव है। उसमें सबसे पहले तो ADAG स्टॉक्स है जहाँ दबाव देखा जा रहा है। रिलायंस कैपिटल में 2.5% की गिरावट, जुबिलेंट फूडवर्क्स, रेडिको खैतान और सेंचुरी प्लाई जैसे काउंटर्स है जहाँ अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दबाव देखा जा रहा है। मेटल्स और माइनिंग क्षेत्र की कंपनियां जो है वहाँ सबसे ज़्यादा दबाव है, क्योंकि ओवरऑल जो मेटल्स की कीमत है वो गिरते जा रही है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। खासकर JSPL में 4% की गिरावट, सेल और नैल्को जैसे काउंटर में 1.5 से 2% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स एक्शन में है। सबसे पहले तो स्पाइस जेट, क्योंकि जेट एयरवेज के जो डीरजिस्टर्ड प्लेन्स थे स्पाइस जेट उनको लीज करने का प्लान कर रहा है, ऐसी खबरें हैं। उसके बाद स्टॉक में देखिए आज करीब 7-7.5% के आसपास की तेजी है। इनफैक्ट एक तरीके से कहें तो जेट एयरवेज का नुकसान, स्पाइस जेट का फायदा दिखाई दे रहा है। और वोडाफोन आइडिया वो जो राइट इशू है वो चल रहा है, उसके चलते आज भी देखिए कल भी दबाव था, आज भी 1.5% के आसपास का दबाव इन काउंटर में देखा जा रहा है। वहीं आज एक लिस्टिंग हुई है रेल विकास निगम की, उस स्टॉक को देख लीजिए, अब करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। और ऐसा ही एक स्टॉक है राइट्स रेलवे को रिलेटेड, इस स्टॉक में भी करीब 0.25% के आसपास की तेजी देखी जा रही है। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी है उसमें खास तौर पर कुछ चुनिंदा NBFC है जिनमें आज खरीदारी है। उसमें सबसे आगे तो मन्नापुरम का काउंटर है, 6-7% के आसपास के गेंस यहाँ है। भारत डायनेमिक्स में अच्छी खासी तेजी है, उज्जीवन में करीब 3% की तेजी है खबरों के चलते। और अशोक लेलैंड अब ये काउंटर कुछ हद तक रफ्तार पकड़ रहा है, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी है, आज भी करीब 2-2.25% के आसपास के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स जहां पर एक्शन देखने को मिला है। प्रकाश ने भी कुछ स्टॉक्स निकाले हैं जहां पर इस समय आप नया ट्रेड खड़ा कर सकते हैं। प्रकाश, क्या रहेंगे वो? मुझे 2 स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक तो है दीवान हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एक अपमूव है, पॉसिबल है कि इसमें अपमूव और बढ़ सकता है। इसका टेक्निकल टारगेट 180 का है, हो सकता है आज हो या कल हो, लेकिन 80 एक पॉसिबल टारगेट है। स्टॉप होगा 166। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो है कजारिया सेरामिक्स। यहाँ पर एक साइडवेज मूव है और अप ट्रेंड अब शुरू हुआ है। टाइट स्टॉप बिलो 1 कह सकते हैं। कजारिया सेरामिक्स 605 का है और ऑन द अपसाइड अगर बढ़ जाता है तो 625 का जोन दिखाई दे सकता है। ये रिलक्टेंट ट्रेड है लेकिन एक ट्रेड है। ओके, तो कजारिया सेरेमिक्स 625 के टारगेट के लिए तेजी और दीवान हाउसिंग में तेजी की पोजीशन लेंगे तो आप फायदा जरूर कमाएंगे। इस बीच इस घंटे नई तेजी फिर से दिख रही है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। इस स्टॉक ने तो आउट परफॉर्म किया ही है पिछले 3-4 दिनों में लगातार। अब देखिए निचले लेवल से फिर से एक्शन देखने को मिला। सुबह में मजबूत खुला था, फिर हल्का हुआ, अब फिर से जोश पकड़ रहा है। 125 का आज इंट्राडे हाई छुआ है। प्रकाश, सुबह के डिप के बाद अब क्या दोपहर में भी चलेगा? मुश्किल है, लेकिन किसी के पास है तो स्टॉप लगाना पड़ेगा उनको 116 का, क्योंकि 90 से 120 बहुत फास्ट दौड़ा है। इसलिए जगह तो अच्छी है प्रॉफिट बुकिंग करने की। दौड़ेगा नहीं दौड़ा करना मुश्किल है, लेकिन अगर दौड़ता है तो स्टॉप लगाना ज़रूरी है। ओके, तो ये आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेंगे इस समय इंडिया बुल्स रियल में। वरुण हमारे साथ बने हुए हैं और आज जेफरीज ने एक स्पेसिफिक रिपोर्ट निकाली है मिड कैप कंपनियों पर। वरुण, किन स्टॉक्स का जिक्र हुआ है? देखिए नतीजों का सीजन है तो जेफरीज की जो रिपोर्ट है वो नतीजों को हाईलाइट करती है। इनका कहना है कि इनके कवरेज में जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनके नतीजे काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स है, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जिनको इन्होंने हाईलाइट किया है जहां नतीजे बेहतर रहेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल स्पेस से हेवल्स, वी-गार्ड और फिनोलेक्स केबल्स, ये 3 स्टॉक्स है जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। प्लास्टिक स्पेस से इनको एस्ट्रल पॉली पसंद आता है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इनका कहना है इनके नतीजे बेहतरीन रहने वाले हैं। कंज्यूमर अप्लायंसेस में वर्लपूल इनको पसंद आता है। एग्रोकेमिकल सेक्टर में यूपीएल के नतीजे काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं और ये इनका पसंदीदा पिक है। इसके अलावा ग्रेफाइट और HEG, ये 2 स्टॉक्स भी है जो इनको काफ़ी पसंद आते हैं और दोनों स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है जिनके नतीजे काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं, मिड कैप स्टॉक्स है और ये इनको